हेलो एवरीवन, आज हम भूगोल में लेसन 2 रीड करेंगे। तो लेसन 2 है भारत, कृषि एवं सिंचाई, यानी कि भारत में कृषि और सिंचाई के बारे में इस लेसन में रीड करेंगे। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वालों को खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे कि फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या आप जानते हैं, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। यानी कि ये सभी चीज़ें भी कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है, उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? तो पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए और उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। तो यहाँ देख सकते हैं, पुराने समय में खेती बैलों के द्वारा और हल के द्वारा की जाती थी और अब आधुनिक समय में ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आप बताएंगे। तो ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे निर्वाह खेती कहते हैं, यानी कि निर्वाह कृषि कहते हैं। अब पता कीजिए, आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं, यानी कि कौन कौन सी फसलें उगाते हैं जिन्हें वो बाज़ार में बेचते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने दैनिक जीवन की, उसी निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागाती फसलें। तो खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। नकदी फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि। पेय और बागाती फसलें चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि। तो आप जो है, आपके लिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, अपने परिवेश में, अपने आसपास में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में आप इनकी सूची बनाएंगे। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। अब पता कीजिए, बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। तो कृषि फसलों के प्रकार के बारे में यहाँ जानेंगे। सबसे पहले है रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है, उसका समय क्या होता है और उपज यानी कि कौन सी फसल होती है। तो समय होता है रबी की फसल का जाड़े के प्रारंभ में बोना, यानी कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो उन्हें बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना, जब ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तब उनकी कटाई होती है, उन्हें काटा जाता है, यानी कि तब तक वो तैयार हो जाती है। उपजें कौन कौन सी उपज होती हैं जो कि रबी की फसल है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। खरीफ की फसलें, इसका समय है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना, जब बारिश की ऋतु शुरू होती है, और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना, और जब शीत ऋतु शुरू होती है तब वो कटती है। उपजें हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट,
मूंगफली आदि। जायद की फसलें, समय है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। उपजें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। तो आइए अपने देश की मुख्य उपजों यानी कि चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के विषय में जानें। तो चावल जो है इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, यानी कि इसमें चावल का उत्पादन किया जाता है। आवश्यक दशाएं इसके लिए ज़रूरी है अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये है मानचित्र संख्या 2.3। तो यहाँ पर जो है ये चावल उत्पादन करने वाले स्टेट्स हैं कि कहाँ कहाँ पर चावल भारत में उत्पादित किया जाता है। मानचित्र 2.3 में चावल उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। इसे देखकर चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची बनाएंगे। तो आप जो है इसकी सूची बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल की खेती किस प्रकार से की जाती है। चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरी फसल है गेहूं। तो गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसके लिए आवश्यक दशाएं होती हैं। इसके लिए चाहिए दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा हो, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए। तो ये जो है गेहूं उत्पादित क्षेत्र हैं। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि चावल में भी कि चावल उत्पादक क्षेत्रों में विश्व में जो है भारत का दूसरा स्थान है और गेहूं में भी। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत के अंदर जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करता है वो क्षेत्र है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मानचित्र संख्या 2.5 में गेहूं उत्पादक राज्य दिए गए हैं। इसे देखकर भारत के मुख्य एवं गौण गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। बताइए इन राज्यों में कैसी वर्षा होती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये है गेहूं की खेती। अपने आसपास के गांव या कस्बों के खेतों में चावल, गेहूं की फसलें देखिए। ये फसलें कैसे उगती हैं इस पर कक्षा में आप चर्चा करेंगे। उसके बाद है दालें। दालें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दालों को उगाने वाला है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके लिए आवश्यक दशाएं चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। जो दालें होती हैं वो उसके लिए प्रत्येक प्रकार की मिट्टी चलती है। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है दालों के लिए। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। प्रमुख दलहनी फसलें हैं जैसे कि अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर तथा खेसारी आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्रियाकलाप है कि भारत के रिक्त मानचित्र पर दाल उत्पादक राज्यों को छायांकित कीजिए। तो आप जो है एक खाली मानचित्र लेंगे और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, दाल उत्पादक क्षेत्रों को जो है आपको मानचित्र पर दर्शाना है। तो यहाँ पर राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये दाल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आप इन्हें रिक्त मानचित्र पर दर्शाएंगे, छायांकित करेंगे। स्थानीय समाचार पत्र से हर सप्ताह खाद्यान्नों के बाजार भाव का अंश पढ़कर आपस में उस पर चर्चा करेंगे। अब अगली फसल है गन्ना। तो गन्ना प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं गन्ना के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात। तो यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट है, ये इसी के यहाँ पर जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है गन्ना के बिहार, झारखंड, गुजरात। इसके लिए आवश्यक दशाएं चाहिए उपजाऊ मिट्टी। तो यहाँ देख सकते हैं ये सभी जो हैं ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र मानचित्र 2.7 यानी कि 2.7 में भारत के गन्ना उत्पादक क्षेत्र दिए हैं। बताइए इन राज्यों में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो आप बताएंगे, यहाँ देख सकते हैं ये है गन्ने की खेती। गन्ना कैसा होता है सोचिए और बताइए कि आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बनता है। गन्ने से बनाए जाने वाले एक और खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। तो यहाँ पर
अगला है चाय। तो चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल। इसके लिए आवश्यक दशाएं चाहिए: अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी ना रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये हैं चाय उत्पन्न करने वाले चाय उत्पादित राज्य। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। तो ये चाय की संक्षिप्त कहानी है। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असोम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। कहवा या कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों को भारत के मानचित्र 2.9 में देखकर चाय और कहवा उत्पादक राज्यों की सूची बनाइए। अब बताइए कि मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? मैदानी भागों में चाय की खेती इसलिए नहीं होती क्योंकि चाय को उगाने के लिए ढलानदार यानी कि जहाँ पर पानी ना रुके अन्यथा इसकी जड़ें गल जाती हैं। तो मैदानी भागों में क्या होता है, यदि हम चाय की खेती करेंगे तो जो पानी है वो रुक जाएगा जिससे जो फसल है उसकी जड़ें गल जाएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। कपास के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। तो ये जो है कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके लिए आवश्यक दशाएं चाहिए: काली मिट्टी, गर्म व नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई का उचित प्रबंध, उपजाऊ मिट्टी। अगली है फसल जूट। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इसकी खेती की जाती है। ये उत्पादित क्षेत्र हैं। अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु इसके लिए चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मानचित्र संख्या 2.11। भारत में कपास एवं जूट उत्पादन किन किन राज्यों में किया जाता है यहाँ पर दिखाया गया है। अब बताइए कि कपास हमारे किस किस काम आती है, जूट से क्या क्या बनाया जाता है। तो आइए हम इन्हें भी जानें। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का सकल यानी कि कुल मूल्य होती है, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, इनकम होती है। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। नकदी फसल दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय यानी कि बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे नकद आय की प्राप्ति होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करता। विशिष्टीकृत कृषि शब्दावली एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। पिसीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर यानी कि सिल्क यानी कि रेशम का उत्पादन। विटीकल्चर का मीनिंग होता है व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। और ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली यानी कि लतादार सब्जियों की कृषि। आपने कभी खेती करने वाले व्यक्तियों से जानने का प्रयास किया है कि उन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो आइए जानते हैं कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। कभी बाढ़ आने पर तो कभी सूखा पड़ने पर खेती नष्ट हो जाने का भय रहता है। अच्छे बीज और खाद समय से ना मिलने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के कारण किसानों को कृषि कार्य करने में कठिनाई होती है। कभी कभी पशुओं में बीमारी फैलने से कृषि कार्य बाधित हो जाता है। नहरों में समय से और पर्याप्त पानी न होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही सब हमारी कृषि की समस्याएं हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है। ऐसे विकास को प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों के बीमाकरण, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना एवं कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण सुनिश्चित करना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। क्या इनके अतिरिक्त भी कोई कृषि संबंधी समस्या है जिसका आपके क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता हो? पता कीजिए।
तो कृषकों को अपने व्यवसाय से संबंधित कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं। पैदावार की उचित दर प्रदान करने के लिए अनाजों फसलों की खरीद की न्यूनतम दर निश्चित की जाती है। खरीद बेच हेतु मंडियों और विपणन केंद्रों की स्थापना की गई है। आने जाने व फसल की ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया है। खाद्य संरक्षण के लिए गोदाम शीतघरों की स्थापना की है। शीतघर यानी कि जिसे हम कोल्ड स्टोर कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। विभिन्न प्रकार की फसल बीमा योजनाओं का संचालन किया जाना। आप किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी करके शिक्षक से उस पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर अगला शब्द आता है चकबंदी। आपने अपने घर या आस पड़ोस में चकबंदी की बात सुनी होगी। क्या आप जानते हैं चकबंदी क्या है? तो आइए हम इसके बारे में अब जानेंगे। नीचे के चित्र में देखिए कि कई रंग के खाने बने हैं। यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक रंग के चौकोर खाने एक व्यक्ति के इधर उधर बिखरे खेत हैं, यानी कि मान लो हरा जो है, ये जो खाने हैं चौकोर हरे रंग के, ये एक व्यक्ति के खेत हैं। साथ के सादे खानों में अलग अलग व्यक्तियों के बिखरे खेतों को मिलाकर एक जगह कीजिए। आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने पर एक व्यक्ति के खेत एक साथ होने से बड़े खेत हो गए हैं। इसे ही चक काटना कहा जाता है। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है। अपने पास पड़ोस वालों से पूछिए उन्हें चकबंदी से क्या क्या लाभ हुआ है। चकबंदी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती। साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है जब खेत छोटे छोटे हों और अलग अलग जगह पर हों। इसीलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है, यानी कि इकट्ठा कर दिया जाता है। तो आप जो है यहाँ पर करके देखेंगे, एक व्यक्ति की जो खेत हैं छोटे छोटे, उन्हें यदि हम एक जगह पर कर देंगे तो किस तरीके से दिखाई देंगे, आप यहाँ पर करके देखेंगे। अब अगला शब्द है यहाँ पर सिंचाई। आप कभी अपने घर पर गमलों या पौधों में पानी डालते हैं? क्या आपने किसानों को खेतों की सिंचाई करते देखा है? तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 2015 में सिंचाई के स्रोत, 2014 और 15 में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। तो यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है सिंचाई क्षेत्र है यहाँ पर, तो इसके लिए विभिन्न स्रोत हैं। तो देख सकते हैं 23.66% जो है नहरें हैं, नहरों से सिंचाई की जाती है। 46.22% जो है नलकूप है, इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। अन्य जो है वो कुएँ हैं 16%। यहाँ देख सकते हैं अन्य जो स्रोत है वो है कुएँ, तो उनसे जो है 16% सिंचाई की जाती है। अन्य स्रोत जो है 11% जो है उनसे सिंचाई को पूरा किया जाता है। आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, यानी कि पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित व असमान हैं। साल में अच्छी फसल और एक से अधिक फसल उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुएं और तालाब सिंचाई के प्राचीन साधन हैं। दक्षिण के पठारी भागों में तालाब अधिक हैं। आजकल अधिक मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नहरें बनाकर सिंचाई की सुविधा की गई है। देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से नहरें निकाली गई हैं। उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई की जाती है। अपने देश में सिंचाई के साधनों का वितरण चित्र 2.13 में देखिए, देख सकते हैं तालाब से कितनी सिंचाई की जाती है अन्य, और यहाँ पर नहरों के द्वारा। तो ये है जो सबसे बड़ा भाग है जो पूरा किया जाता है कुओं तथा नलकूपों से। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है, आपके गांव के आसपास के खेतों में किस नहर से सिंचाई के लिए पानी आ रहा है, आप उसका नाम पता करेंगे। बताइए कि दक्षिण भारत में तालाब क्यों अधिक हैं। आजकल सिंचाई की नवीन पद्धति यानी कि ड्रिप, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी कि छिड़काव सिंचाई भी प्रचलित हो रही है। सामान्यतः बागानी फसलों जैसे कि फल फूल, साग भाजी आदि की सिंचाई टपक पद्धति द्वारा की जा रही है, जबकि खाद्यान्न जैसे कि गेहूं, मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धति भारत में मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती हैं। इन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। अब बताइए कि
मध्य पश्चिम के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का क्यों ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंकलर यानी कि छिड़काव के द्वारा किस तरीके से सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले है हरित क्रांति। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद्य सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसे भी जाने, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गेर्ड ने किया। विभिन्न उत्पादों से संबंधित क्रांतियां हैं। हरित क्रांति है कृषि उत्पादन यानी कि गेहूं से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उपभोग, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समेकन, सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा। हरित क्रांति की मुख्य बातें: अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे कि सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, हीरा तथा धान की किस्मों जैसे कि IR, ताईचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। रासायनिक खादों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कि कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा का सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति है। खेती के लिए जैविक खाद सर्वोत्तम खाद है। हरित क्रांति का दूसरा पहलू क्या है? रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। भोजन चक्र में जिस प्राणी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यह रसायन उसको प्रभावित करता है। DDT का प्रयोग चारे के माध्यम से गाय तथा फिर उस गाय के दूध के माध्यम से उसे पीने वाले प्राणी तक पहुंच जाता है। इसमें से कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो घातक बीमारियों को जन्म देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं तथा मिट्टी और जल स्रोत को प्रदूषित करते हैं। तो ये था आपका लेसन कृषि एवं सिंचाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.